रामायण एंड देन महाभारत। निगम जी बता दो, सवेरे हो चुका है, ये दोबारा नहीं करेंगे। साथियों, निगम जी सुबह हम कर चुके हैं, मीटिंग कंटिन्यू है, इसलिए निगम जी दोबारा नहीं करेंगे। अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा परम आदरणीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय से कि आज के हमारे परम सम्माननीय गेस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब का वेलकम ओपन और बुके के साथ करें। जोरदार तालियों के साथ साथियों वेलकम करें। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे साथी संजय भटनागर जी से निवेदन करूंगा कि ऊपर आए और एसडीएम साहब उनका ओपन और बुके के साथ स्वागत करें। संजय भटनागर जी के लिए जोरदार तालियां साथियों, उनका परिचय आपसे करवाऊंगा। अब कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं डॉक्टर साहब का आपको परिचय दे रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए सर की इजाजत से पहले मैं कंप्लीट करूँ। उसमें साथियों 15 लाख रुपए की लागत से 21 दलित शौचालय महिलाएं और कुछ सरकारी विद्यालयों में भी आपने प्रदान किया है। कुपोषण के शिकार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को करीब 5 लाख रुपए के पोषण सामग्री वितरित की है। स्तनपान कराने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन भी प्रदान किए हैं। उदयपुर में राष्ट्रीय एकता का महानाद वंदे मातरम 8 नवंबर 2016 को आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक आप डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब थे। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए सुबह नियमित रूप से आप फतेह सागर की पाल पे साइकिलिंग करते हैं रेगुलर। मेडला के प्रणेता डॉक्टर प्रदीप जी कुमार ने हास्य और ध्यान को मिलाकर एक नई विधा विकसित की है। उसको नाम दिया गया है मेडला मेडिटेशन प्लस लाफ्टर। यह आज आपको साक्षात देखने को मिलेगी ये विधा। आपने महाराणा प्रताप पर एक ट्विटर फिल्म बनाकर पूरे समाज को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। 30 से अधिक फिल्मों का निर्माण भी आप अभी तक कर चुके हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में झीलों को बचाने का यदि किसी ने सबसे पहले प्रयास किया तो वह हमारे डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत हैं। और जब हम रात को खाना खा रहे थे, साहब के पास बैठे थे, तब ये चीज शेयर की जा रही थी कि फतेह सागर जो झील है उदयपुर की, वो जान है उदयपुर की, और उसमें पानी मेंटेन रहे तो उदयपुर का नागरिक बड़ा आर्थिक रहता है। उसके पानी के लेवल की अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रशासन को मिलती है तो डॉक्टर साहब से मिलती है। आप डेली साइकिलिंग करते हैं, डेली उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस काम से। पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए फतेह सागर की पाल पर पहली बार जो आंदोलन कर आपने महामहिम उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों पोस्टर का विमोचन कराया, वह आप ही की उससे हुआ और इससे संबंधित आपने 300 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। कोरोना काल में 25,000 मास्क और 25,000 सैनिटाइजर आपने वितरित करवाए। 5 लाख रुपए की लागत के N90 मास्क भी आपने वितरित करवाए। 5 लाख रुपए का करीब राशन वितरण करवाया है। और राष्ट्रीय योगा में आपने 51 प्रोग्राम करके और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो आपका बहुत संक्षिप्त सा परिचय है, इसको आप बड़ा परिचय मत मानिए। जैसी पर्सनैलिटी, जैसा व्यक्तित्व डॉक्टर साहब का है, आपका पूरा परिचय देना एक दिन में संभव नहीं है। और वो आप आज के उद्बोधन में आप पाएंगे कि आज हमारे मंडल के मुखिया और नेता ने हमें क्या अवसर प्रदान किया है। जैसा आप जानते हैं, सबकी भी रिसर्च सबसे अलग होती है हम सब लोगों के जीवन और व्यावसायिक लाइफ में सुधार के लिए। तो इस अवसर को प्रदान करने के लिए एक बार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय के जोरदार। अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा परम आदरणीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय से, जिस तरह आप आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Thank you, Pitavaji. Good afternoon, friends.
मंच पे आसीन हमारे वरिष्ठ दाता स्वरूप बड़े भाई के समान परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी, जिनका परिचय आपको शेखावत जी काफी देर से दे रहे हैं और जितना परिचय आपको लिया गया है, ये शख्सियत उससे कहीं बड़ी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और मुझे आपके साथ एसोसिएट हुए काफी लंबा अर्सा हो गया है और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन में आपके साथ संपर्क होने के बाद बहुत बदलाव आया। जीवन के प्रति अप्रोच में बहुत हमारा बेटा आपके स्कूल में पढ़ा हुआ है और जो स्कूल के डायरेक्टर हैं आप, वो तो एक शुरुआती चीज थी, अभी तो बहुत विस्तार हो गया है। उसमें इन्होंने जो शिक्षा के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो एक विद्यार्थी के लिए उसको जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरत होती है, वो सारी चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि जब वो 12वीं कक्षा पास करके समाज में निकले तो एक ऐसा व्यक्ति बने जो समाज में कुछ सुधार कर सके और उनसे लोग प्रेरणा ले सके। ऐसे अनेक उदाहरण है, अगर हम भी बताने चलेंगे तो बहुत लंबा समय होगा। आज समय आपको सुनने का है, तो मैं आपकी तरफ से एक बार फिर से चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी का। हमारे दोनों सहयोगी जो मैनेजर थे, मिस्टर शेखावत और सुधीर, सेल्स की टीम और यहाँ पे उपस्थित सभी एसबीएस और डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर प्रदीप जी, ये जो ग्रुप सामने बैठा हुआ है, मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं कि ये ग्रुप जो है ये हमारे डिवीजन और से इनके टीम के अथक प्रयासों से हम सब का प्रिय गांधीनगर मंडल अव्वल स्थान पे बनाए हुए है और अव्वल स्थान पे है और अव्वल स्थान पे रहेगा। आज आपके साथ वार्तालाप करने का जो मुझे ये सौभाग्य मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और इम्पोर्टेंट क्षण है और मुझे लगता है कि हम सब इसका बहुत लाभ लेंगे। ये सब बहुत एक टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं और मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं बतौर सीनियर डिविजनल मैनेजर इनको नेतृत्व प्रदान कर पा रहा हूं, क्योंकि लीडर वही सफल होता है जिसकी टीम लीडर की बात माने और लीडर के कहने पे चले और कुछ न कुछ विशेष योगदान करते रहे। समय समय पे जब भी हमने कोई कॉल दिया है, इन लोगों ने बखूबी उसको निभाया है और अपने मंडल को नई ऊंचाइयों पे ले जाके रखा हुआ है। अभी हाल में ही 14 तारीख को हम लोगों ने, जैसा मैंने पिछले ग्रुप को भी बताया था, आपसे भी शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग अखिल भारतीय स्तर पे नंबर 1 पोजीशन पे रहे। और देखिए मित्रों, ताली थोड़ी बचती रहे क्योंकि ये बड़ा खुशी का क्षण है। मेरे पास चेयरमैन का फोन आया था इस बात को लेकर, जहाँ सारे डिवीजन स्ट्रगल कर रहे हैं 700-800 यूसी करने के लिए, 700-800 पॉलिसीज करने के लिए, हम लोगों ने 4200 से अधिक पॉलिसीज दिन की थी और एक ही दिन में 31 से ज्यादा शतक भी बने थे। देखिए वही प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिशन बहुत आते हैं, पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन एक दिन में 100 पॉलिसी करना आसान नहीं होता है। लेकिन एक जो बात कही हमने लोगों ने उसको अपनाया और रात तक 11 बजे तक लोग किया और जो लोग 14 तारीख को नहीं कर पाए उन्होंने कल भी किया। 2 दिन के अंदर मित्रों आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोर देन 41 शतकवीर बन गए 2 दिन के अंदर। तो ये भी एक नई कलाकारी है जो आप लोगों ने करके दिखाया। तो चेयरमैन यही करते, तुम लोग क्या करते रहते हो, कुछ नई चीजें, जहाँ सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां तुमने ऐसी लीड ले ली कि सब लोग अचंभित हैं। कई जगह से फोन आया था। ओनली थिंग इज कि देखिए इट इज अ माइंड गेम, एवरीथिंग इज अ माइंड गेम और जब हम लोग मन से तैयार हो जाते हैं तो हर चीज संभव होती है। मैं प्रयास करता हूं कि एक अच्छा माहौल बना के रखूं। मैं भी सर को बता रहा था कि हमारे डिवीजन का एक और जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही जबरदस्त कार हुआ है 44 करोड़ की प्रीमियम का। तो पहले तो उन्होंने रजिस्टर करने में कुछ सेकंड लगाए, फिर काफी समझने के बाद बोले 44 करोड़। हमने कहा तो त्रिपाठी जी कहीं दिख नहीं रहे मेरे को, अरे त्रिपाठी जी खड़े हो जाए यार, तुम इधर आओ, स्टेज पे आओ, स्टेज पे। कभी जी तुमसे मिलना चाह रहे सर, ये हो सकता है 44 करोड़ की प्रीमियम लेके आए। तो इज स्टार ऑफ द ईयर, जो ये कंट्री का सबसे बड़ा अभी तक का अनबीटेबल रिकॉर्ड है।
बहुत बढ़िया, त्रिपाठी। सब जगह चर्चा है। आपको बताऊं 44 करोड़ की हालत ये है कि अभी एमएम साहब का प्रमोशन का इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें भी 44 करोड़ पूछा गया। ऐसे होता है ना कि केबीसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आईएएस के इंटरव्यू में आ जाता है। वो हालत हो गई है। तो आप सोच लीजिए कि गांधीनगर मंडल की क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, अच्छी चीज अच्छी होती है, बुरी चीज बुरी होती है। इसमें कोई वो हो नहीं सकता कि बुरी चीज अच्छी हो जाए और अच्छी चीज बुरी हो जाए। अच्छा अच्छा ही है। ये बड़ी साधारण बात है, लेकिन इस सेंटेंस पे विचार करिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ही होता है। और आज आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताई जाएंगी। और मेरी जैसी आदत है कि मैं उन हमारे साथियों का नाम जरूर लूंगा ताकि प्रदीप जी को भी परिचय हो जाए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो लोग खड़े हो जो इस ग्रुप के लीडर्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप सर ऐसा है कि जो हमको मोर देन 75% बिजनेस डिवीजन में देता है। दे आर दी स्टार्स एंड दे आर दी गैलेक्सी, स्टार गैलेक्सी ऑफ द डिवीजन। और इन लोगों की वजह से डिवीजन आज इतना राइज और शाइन कर रहा है। तो पॉलिसी आधार पर पहले मैं नाम लूंगा दिलीप भाई पुरोहित जी का। दिलीप भाई पुरोहित जी खड़े हो जाइए। अनबीटेबल अभी तक 2456 पॉलिसी कर चुके हैं। और मैं हमेशा चैलेंज देता रहता हूं और बहुत तेजी से दो साथी पीछे लगे हुए हैं इनको बीट करने के लिए। लेकिन जितना प्रयास पीछे के दो साथी करते हैं उतना प्रयास वो भी करते रहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट होता है ना उसको ज्यादा टेंशन रहता है। ये समझ लीजिए, क्योंकि उसको ये अपनी पोजीशन बचानी रहती है और पीछे वाले को तो फर्स्ट तक पहुंचना है। उसी कड़ी में जो सेकंड पोजीशन पे है मिस्टर अतुल चौहान, जरा खड़े हो जाइए अतुल भाई। ये जगह आपकी टोटल पहुंची करके सेकंड पोजीशन पे है। दिनेश त्रिपाठी जी जो अभी यहाँ पे एक सम्मान प्राप्त करके गए, वो थर्ड पोजीशन पे आप भी एक बार फिर से खड़े हो जाइए। 17 से 12 पॉलिसी करके प्रीमियम में भी है, पॉलिसी के भी है। उसके बाद रबारी जी आए हैं धनेरा से। रबारी जी, अच्छा, रबारी जी का 1522 पॉलिसी है। एनपी पटेल नरेंद्र भाई दिखे तो मेरे को भाई, हाँ, नरेंद्र भाई पटेल 1442 पॉलिसी हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। एसबी शुक्ला जी मेरे को नहीं दिखे। एसबी शुक्ला जी इसके बाद है 1418 पॉलिसी करके। और एसबी मीणा जी चनस्मा के, मीणा साहब चनस्मा के, वो भी नहीं दिख रहे हैं। 1400 पॉलिसी। प्रीमियम में तो अनबीटेबल त्रिपाठी जी, एक बार पुनः इनके लिए ताली बजा दीजिए। 40 के अलावा 2 करोड़ 2.5 करोड़ और उन्होंने किया हुआ है, तो 40.52 करोड़ की प्रीमियम ये कर चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मेरी भी लाइफ का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जिस डिवीजन में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई हमारा साथी इतना बड़ा प्रीमियम लेके आया है। और पूरे देश अचंभित है इस बात से। प्रीमियम पे सेकंड पोजीशन पे दिलीप भाई पुरोहित है जो पॉलिसी पे फर्स्ट है, 4 करोड़ से अधिक कर चुके हैं। तालियां बजाते हैं अपने दोस्तों को। अतुल भाई चौहान अगेन जो पॉलिसी पे सेकंड है, वो प्रीमियम पे थर्ड है, 4 करोड़ से अधिक प्रीमियम वो भी कर चुके हैं। पीयूष भाई प्रजापति, पीयूष भाई नहीं दिख रहा है। दिलीप भाई पीयूष भाई को बधाई दीजिएगा, 3.5 करोड़ से अधिक कर चुके हैं। और उनको बोलिएगा उनकी जो पोजीशन है वो चौहान जी ले चुके हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा टक्कर में आना है चौहान जी के साथ। डीआर पटेल जी दिखे थे मेरे को। डीआर पटेल जी थे ब्रह्मा भाई, छोटी सी जगह है सर, वहाँ से काम करते, छोटा सा गांव है, एक मंदिर के नाम से वो शहर जाना जाता है। माता जी का एक मंदिर है, स्थान है, वहाँ से काम करते हैं और बड़ी जबरदस्त फ्लैट है वहाँ पे। 3.5 करोड़ से अधिक प्रीमियम हो चुकी है। जयंत पटेल जी कलोल से, हाँ खड़े हो जाइए, 3 करोड़ से अधिक प्रीमियम कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और नरेंद्र पटेल जी 3 करोड़ से अधिक प्रीमियम कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुबारक। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक प्रोग्राम अभी हम लोग ने दिया है सहारनपुर का, इसमें आप सभी लोगों को जोर शोर से जोड़िए। और इसमें एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उस दिन मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर डिवीजन के लोग दिखाई दिए। 12,000 लोग हैं हमारे पास। इतनी भीड़ होनी चाहिए वहाँ पे जब प्रोग्राम हो कि मंदिर वालों को थोड़ा सा स्पेशल परमिशन लेनी पड़े LIC के ग्रुप को मैनेज करने के लिए। करोगे ना? बढ़िया प्रोग्राम, और प्रोग्राम वहाँ भी बढ़िया होगा, ये बताते हैं। अभी तक कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है कसर कि हम अच्छा न कर पाए। दोस्तों, अभी हम इससे पहले कि प्रदीप जी को बुलाऊं, मैं आपको बता दूं कि आपका जो परिचय दिया गया है, मतलब इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। जो ब्रीफ में अगर बोलूं तो देखिए, ही इज अ योग गुरु, ही इज अ लाफ्टर गुरु, ये आध्यात्म गुरु भी है, क्योंकि जो इनकी राम कथा वो मैंने स्वयं सुनी हुई है। और मैं उसका जो ये चरितार्थ करते हैं उसमें रामचंद्र जी के जीवन के बारे में और मानव मूल्यों के बारे में, धर्म को अगर एक तरफ रख दे
तो वो कलेक्टर के बारे में जो बात बताते हैं वो ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। उसके बाद आपका जो एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और एक जो कहना चाहिए स्वच्छता की तरफ इन्होंने इतने अभियान चलाए हुए हैं, सोशल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने इतने अभियान चलाए हुए हैं, इतना बिजी रहते हैं। आज भी इनका कोई कार्यक्रम था, कल परसों फिर कार्यक्रम है, आज रात में पहुंचेंगे, कल से फिर लगातार 3 दिन कार्यक्रम है। सारा समय निकाल के आए हैं, तो मैं अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि आप यहाँ पे आए और हमारी टीम को ब्लेस करेंगे। एक बात हम अभी आज सवेरे ये देख रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी चीजें बड़ी दिमाग में बसती हैं। हमारा काफी सर के साथ इंटरेक्शन होता रहता है और मैं इनको यही बोलता हूं कि मैं तो ऑब्जर्व करके बहुत चीजें सीखता रहता हूं। और आज भी मैंने पहले ग्रुप को भी बोला था और आपको भी बोल रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कुछ देर के लिए अपने माइंड को ब्लैंक करिएगा और यहाँ बैठ के बातों को सुनिएगा और उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करिएगा। संभवतः आप अपनी टीम में कुछ ऐसी चीजें इन्फ्यूज कर पाओगे जो आपको अच्छे काम या बड़े काम करने में बहुत अच्छी तरीके से सार्थक साबित होगी। क्योंकि कुछ बड़ा काम जो है ना छोटी छोटी चीजों से होता है, बड़ी चीजों से नहीं होता है। किसी ने देखिए बहुत खूब कहा, लीडर क्या है, लीडर के बारे में बात हो रही थी कि एक रेस्टोरेंट का मालिक जो है ना, एक रेस्टोरेंट का मालिक हो सकता है बहुत अच्छा शेफ नहीं हो, लेकिन वो शेफ से ज्यादा कमाता है। एक स्कूल का ओनर, कोई स्कूल का ओनर हो सकता है बहुत अच्छा टीचर नहीं हो, बहुत अच्छा क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं हो, लेकिन वो टीचर से ज्यादा कमा लेता है। एक हॉस्पिटल का ओनर हो सकता है कि स्वयं डॉक्टर भी ना हो एक हॉस्पिटल का ओनर, फिर भी वो बड़े से बढ़िया डॉक्टर स्पेशलिस्ट से ज्यादा कमा सकता है हॉस्पिटल चलाने के समय। एक किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो उतना पढ़ा लिखा नहीं हो लेकिन पूरे देश को चलाता है, और कोई कॉलेज का टॉपर भी नहीं हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना है तो बहुत अच्छे से पूरे देश को चला सकता है। मुद्दा इन सारी बातों को कहने का ये है कि कंट्री के जो सबसे बड़ी स्किल है, द बिगेस्ट स्किल इन द कंट्री इज इफ यू कैन गेट वर्क डन फ्रॉम स्किल्ड पीपल। आप लोगों से जो स्किल्ड है उनसे बढ़िया काम ले सको, यही सबसे बड़ी स्किल है और यही लीडर में होना चाहिए। तो लीडर वो होता है जो अपने अधीनस्थ जितने लोग हैं उनके अंदर जो खूबियां हैं उनको निखार करके उनसे बढ़िया काम ले सके। ये स्किल जितना आप डेवलप करें, पॉलिश करें, रीपॉलिश करें और बार बार रीपॉलिश करें, तो ही आप समझ लीजिए कि आप सही राह पे चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि लीडरशिप के ऊपर आपको जो आज छोटा सा जो सेशन है, लगभग सर पूछ रहे थे कि कितना, क्योंकि आपकी बोलने की बड़ी क्षमता है, लेकिन फिर भी घंटा 1.5 घंटे का जो सेशन है उसमें आप ये पाएंगे कि लीडरशिप स्किल्स के बारे में और अपनी टीम को कैसे आपको चैनलाइज करके एक बड़े विजन और बड़े मिशन और बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए लेके जाना है। इन सारी बातों पे विस्तार से कई मुद्दों को छेड़ते हुए उस पर चर्चा की जाएगी। तो बिना समय गंवाए मैं आदर और सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ आपका साथ चाहिए, डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी। परम आदरणीय मधुकर जी अस्थाना साहब, आदरणीय शेखावत जी, आदरणीय सुधीर सागर जी, भाई संजय जी और मेरे साथ आए हुए मेरे साथी भाई पुनीत। सबसे पहले तो मैं आप सभी संविधान प्रतिष्ठित विद्वानों के बीच में मुझे आप आदरणीय मधुकर जी अस्थाना ने आने का अवसर प्रदान किया। मैं इनके इस स्नेह से वशीभूत होकर मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। प्रबंधन के अनेक सूत्रों में से एकेडमिक्स की बात की जाए तो बहुत सारी बातें, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं और इंस्टेंट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी ज्ञान यूं ही उंडेल देती है। जब भी आप बटन खोलते हैं तो इतना सारा ज्ञान उसमें से झूठा सच्चा जैसा भी है परोस दिया जाता है और हम उसमें अंगूठा थम्स अप कर देते हैं। और थम्स अप अगर आपने भेजा और किसी ने नहीं किया हो तो अपन खुद चला के उसको फ़ोन कर देते हैं, यार तेने मेरा व्हाट्सअप नहीं पढ़ा क्या, थोड़ा सा उसमें थम्स अप तो कर दे कम से कम।
तो लाइक तो कर दे कम से कम। तो दुनिया बदल गई है, दुनिया के सारे सिद्धांत बदल गए हैं। बात शुरू करते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या ऐसा कारण रहा कि हमने अपने प्रबंधन के उन सारे विषयों को छोड़कर हमने विदेशी उन पाश्चात्य कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलिट क्लास मेंबर्स जो लिख रहे हैं उसको हमने सत्य स्वीकार कर लिया। और यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से जो जीडीपी 34%, 40% पूरे विश्व की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एक अकेले राष्ट्र जो करता था वो भारत था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत विश्व गुरु था और बन रहा है। प्रश्न अब एक आता है, शुरू करते कि हम क्यों भारत को गुरु शब्द बोल रहे हैं। हम भारत को ये क्यों नहीं कहते कि हम दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, क्यों नहीं कहना चाहते? बताइए कि इंडिया विल बिकम अ लीडर जस्ट लाइक अमेरिका। दे हैव द लीडरशिप पोजीशन। अमेरिका इज लीडिंग द वर्ल्ड। इन विच वे अमेरिका इज लीडिंग? America is capable enough to control the economy of the world. Along with the defense system, if two countries are fighting each other, they are using their economy to boost up through selling the weapons. This is the policy. They are not manufacturing small household things. They are manufacturing fighter jets, so many other weapons together. यानी उस सिस्टम को कंट्रोल वो लीड उस ढंग से कर रहे हैं। लेकिन भारत कभी लीडर नहीं रहा, भारत विश्व गुरु रहा। आप सब लोग थोड़े उस क्लास के, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी उस लेवल की बात कर रहा हूं। क्या चक्कर है जो गुरु और लीडर में क्या अंतर है? ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एको कर रहा है ना, हल्का सा, थोड़ा सा विस्लिंग हल्की से कम कर। तो प्रश्न ये आता है कि गुरु और लीडरशिप पे क्या अंतर है? लीडरशिप का मतलब यह है, इन पर्टिकुलर ग्रुप वन हु इज लीडिंग इज अहेड ऑफ एंटायर ग्रुप एंड एवरीबडी इज फॉलोवर। दे आर बिहाइंड द लीडर। बट इफ वी टॉक कि विश्व गुरु होना चाहते हैं, गुरु का मतलब क्या है और आपको गुरुतर दायित्व क्यों निभाना चाहिए, इस बात को समझने के लिए ऐसा समझिए कि जब गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है तो गुरु के समकक्ष जब शिष्य खड़ा होता है तो उस गुरु को उस शिष्य के वहां आने पर एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है और वह अपने सभी शिष्यों को लेकर आगे बढ़कर उनको उस ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए वह गुरु एक महान कहलाता है। यानी वो सबको साथ लेकर चल रहा है। लेकिन लीडर सबको साथ नहीं लेके चलता। वो लीडर लीड करता है, वो आगे हो जाता है कि तुम मेरे फॉलोअर हो। इसलिए भारत उस दृष्टि से लीडर नहीं बनना चाहता, विश्व गुरु बनना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कृणवंतो विश्व आर्यम। कृणवंतो विश्व आर्यम का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि पूरी दुनिया को हम आर्य बना देंगे। आर्य जातिवाचक चिन्ह सूचक शब्द नहीं है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कृणवंतो विश्व आर्यम, यानी समस्त पृथ्वी पर जो है उनको हम श्रेष्ठ बनाएंगे। यह भारत का एक संदेश था। लेकिन जब से मुगल आए, मोहम्मद गजनी आया, भारत को लूटा। सोमनाथ हमारा उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने आकर अपनी सारी व्यवस्था को हमारे दिमागों में ये बू डालने की कोशिश की कि हमारी जो सिस्टम है उसने
भारत की तुम्हारी क्या अर्थव्यवस्था है? ऐसी कोई अर्थव्यवस्था होती? तुम्हारी शिक्षा क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70 लाख गुरुकुल जो छोटे छोटे गांव में चला करते थे, सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि इस पर चोट करके इस सारी व्यवस्था को चौपट किया जाए, इसको बदला जाए। और उन्होंने उस सारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचे। विल डुरांट जो बहुत अमेरिकन स्कॉलर था, उसने वो हिस्ट्री का बहुत बड़ा राइटर है, 1840 में उसने उसको व्यवस्था की दृष्टि से उसको बोला गया कि आपको अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षा व्यवस्था को भारत में कितना परिवर्तन किया, उस पर कुछ लिखिए। वो आया तो उसने देखा कि जो अंग्रेज कह रहे कि हमने सारी व्यवस्था को बदल दिया, तो उसको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था भारत की थी, गुरुकुलों में पढ़ा जाता था। उस समय सहजीवन कैसा होना चाहिए, कैसे साथ साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमको श्रम के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। छोटे से छोटा काम, लकड़ी बीनने का काम यदि कृष्ण भी कर रहा है तो सुदामा भी कर रहा है संदीपनी आश्रम में। यानी समानुभूति के साथ साथ समरसता का भाव, समानता का भाव, ये जो दृष्टिकोण था वो हमारे गुरुकुलों की देन थी। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के इन गुरुकुलों को खत्म करके भारत की पूरी व्यवस्था की, सनातन संस्कृति की नींव तोड़ने का काम किन्होंने किया? वो अंग्रेजों ने किया। इसलिए वो जब वहां से हमारा पतन शुरू हुआ तो हम अपने इतिहास से घृणा करने लगे। ऐसा होता है क्या? ये तो सब कपोल कल्पित बातें हैं। हमारे बच्चों में दिमाग में ये बैठाई गई, राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, विक्रमादित्य पैदा ही नहीं हुए, शालिवान नाम का कोई हुआ ही नहीं। अरे जब वैदिक संस्कृति, जब हमने कैलेंडर बनाया, हमने पंचांग बनाया, उस पंचांग को विक्रमादित्य ने जब गणितीय दृष्टि से श्रेष्ठ बनाया, आज नासा इस बात को कहता है कि जो भारत का पंचांग है गणितीय दृष्टि से वही पंचांग सबसे श्रेष्ठ है। तब हमको समझ में आती है कि अरे हाँ, ये बात तो बहुत पहले ही पता थी। हमारे नासा ने अभी 150 साल पहले बोला कि मंगल का जो रंग है वो केसरिया। अरे हमने तो मंगल को 5000 साल पहले मंगल का हमने जो रंग है वो केसरिया मान के लोगों को बताया था। मंगल का तुमको पहनना तो मूंगे का रंग पहनना पड़ेगा, हमने कितने साल पहले बताया था। लेकिन हमने तो चूंकि पश्चिम कह रहा है, और पश्चिम क्या है? पहली बात तो ये कि पूर्व और पश्चिम की धारणा किसने पैदा की? ये जो पृथ्वी घूम रही है, हाँ, तो ये हमको पूर्व बता दिया। पूर्व में अमेरिका, जब रात हमारे भारत में हो रही है और अमेरिका में सुबह उग रहा, तो पूरब वो है ना, पूरब वो है। तो पूरब और पश्चिम की अवधारणा कहां से पैदा हो गई? ये तो उन्होंने उसको अपने ढंग से काट के बिछा दिया कि ये पूरब है और ये पश्चिम है। हम तो कहते हैं कि पूरब वो है, हम पश्चिम है। लेकिन हमने चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति की बातों को नकारना शुरू किया, इसलिए प्रबंधन के जो पुराने सूत्र थे उन सबको भी हमने समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, हमने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि इसके पीछे के हिडन मैसेजेस क्या हैं। तो मैंने आज कोशिश की है कि रामायण से कुछ थोड़े बहुत मैनेजमेंट के कुछ सूत्र, मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं। आपके और हमारे बीच में एक संवाद है, थोड़ी बहुत कहीं मिट्टी विट्टी जम जाती तो उसको शब्दों से मांजने का प्रयास करते हैं। और जब कुछ शब्द असर करते, शब्द ब्रह्म है ना। अभी कल बसंत पंचमी गई, आप लोग थोड़े, पिछली बार वाला जो ग्रुप था वो एजेंट्स का ग्रुप था, आप थोड़े पढ़े लिखे ग्रुप है ना, सब ऑफिसर्स हैं। अभी एक बात चलती कि सरस्वती, एक कहता सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, एक कहता सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, और एक कहता है कि सरस्वती विष्णु की पत्नी है। अब हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, हम पढ़ते नहीं है, हम पुराणों को पढ़ते नहीं है, हमने वेदों को पढ़ा नहीं। उनमें वो सारे संदेश हैं जो आप
जो आज के आधुनिक प्रबंधन के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, आज मेरा नाम प्रदीप है तो दूसरे एक व्यक्ति प्रदीप और हो सकता है, यहां भी कोई बैठा हुआ हो सकता है, और तीसरा भी हो सकता है, और चौथा भी हो सकता है, और हो सकता है कि डॉक्टर प्रदीप कुमावत नाम का एक और व्यक्ति, उसका नाम भी डॉक्टर प्रदीप कुमावत मेरी जाति का व्यक्ति हो, उसने अगर डॉक्टरेट कर ली या वो MBBS करके आ गया तो वो डॉक्टर प्रदीप कुमावत वो भी हो सकता है। लेकिन कालांतर में 10 साल बाद कोई ये पूछे कि वो डॉक्टर प्रदीप कुमार थे तो वो सोचा हाँ मैं उनसे मिला हूं, जबकि वो मुझसे नहीं मिला, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने करी, और ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि के कमल में से प्रकट हुआ। वहां से प्रकट होने के बाद जब ब्रह्मा कोई आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो सृष्टि की रचना करने के बाद भी शून्यता थी, सब चीजें तो थी लेकिन सन्नाटा था। तो भगवान शंकर और पार्वती ने इसमें कुछ, सब कुछ तो है लेकिन कुछ कमी है। तब सभी ने अपनी शक्तियों को आह्वान करके एक देवी को प्रकट किया जो सरस्वती थी, और वो वाग देवी थी। उसने सबको स्वर दिया, जिससे वो स्वर जो फूटा वो ब्रह्मनाद था। वो सरस्वती, फिर उन्होंने कहा ये आपकी पत्नी बनेगी। उसके बाद ब्रह्मा की जिह्वा से जो पैदा हुई वो सरस्वती उनकी बेटी थी। ये सरस्वती इनकी पत्नी है, और जिह्वा से जो पैदा हुई वो सरस्वती जो है उनकी बेटी है, और जो उनकी बेटी है उसका विवाह विष्णु से कराया गया, इसलिए वो विष्णु पत्नी। ये 3 सरस्वती हम पढ़ते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहते। हम मैनेजमेंट स्टीफन कोवे पढ़ लेंगे, मगर हमारे अपने सिद्धांतों को नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं करके सीधे आता हूं। हमारी जो एक ऊर्जा है वो समूहगत है। आपने कभी देखा, कभी आपने, आप सब लोग तो इस गुजरात से हैं, आप क्यों डांडिया में सब लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? माँ की आराधना करने के लिए। भले ही 10% ही इकट्ठे होते होंगे उस भाव से, 90% नाचने आते होंगे, दिखाने ही आते होंगे कपड़े, और एंजॉय करने ही आते होंगे, लेकिन 10% फिर भी ऐसे होंगे जो उस भाव से आते होंगे। समूहगत क्यों होती है? आपने मंदिर में डोम क्यों होता है? ये मैं मैनेजमेंट के सूत्र बता रहा हूं। क्यों मंदिर गांव के मध्य में होता था? कभी जानने की कोशिश की? उसके पीछे भाव था कि जो भी संसार का श्रेष्ठ है, आते जाते उठते बैठते गुजरे मंदिर उसके सामने रहे, और वो जब मंदिर को देख के जाता था तो उसके मन में वो वाइब्स क्रिएट होती है। तो जो भी चीज आती श्रेष्ठ मिलती वो सबसे पहले मंदिर को चढ़ाता था। शादी होती मंदिर में चला जाता था। मंदिर के अंदर एक डोम में बीमार होता था। रशियन ने स्टडी करी, द वर्शिप प्लेसेस नोन एज टेम्पल्स आर द वर्स्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दे डोंट हैव द विंडोज इवन, वो लिखा उन्होंने। लेकिन जब स्टडी करने आए कि यार ये ऐसा पता करो ऐसा क्या है, जाकर देखा तो जो गर्भगृह कहलाते थे उसमें खिड़की नहीं होती है, आज भी नहीं होती है। उनमें उन्होंने जाकर महसूस किया कि उनके अंदर जो यज्ञ हवन इत्यादि धूप और आरती वगैरह जो होती है, जो शंख वंग बजाए जाते हैं, उस वजह से उस गर्भगृह में कोई कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाता है। और जब वो व्यक्ति यहां बैठकर ओंकार ध्वनि करता है तो वो उस आकाश का, यथा परिंडे यथा ब्रह्मांडे, आकाश का छोटा स्वरूप, वो ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप, वो डोम है जिसमें बैठकर व्यक्ति जब यहां ओम का उच्चारण करता है तो एक सर्कल बनता है, वर्तुल बनता है। और जब सब मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए समूहगत व्यक्ति से जुड़ता है और वहीं से समाज पैदा होता है। आप सब जब आपस में जुड़ेंगे, ऐसे बार बार मिलेंगे, तो वो जो समूह होगा, वो समूह, इनका एक आपका एक सुझाव, उनका 2 सुझाव, उनके 6 सुझाव, ये सब मिल जाएंगे तो आपके जो LIC नाम का जो निगम है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सभी ने मिलकर उसमें अपना योगदान दिया है। यही अवधारणा को हमको भारतीय पद्धति से समझने की जरूरत है। अब इसमें स्टीफन कोवे क्या बताएगा आपको मैनेजमेंट में?
कि हमको हमारे जो स्ट्रक्चर है, पुराने पौराणिक स्ट्रक्चर है, उनसे ही हमको ये सब सीख मिल रही। इसलिए जीवन के सारे संदर्भों की व्याख्या काम से लेकर मृत्यु तक, सारे संस्कारों से लेकर, इसलिए कोई कामशास्त्र की मूर्तियां भी मंदिरों में होती थी, तो जीवन सृजन का एक रूप है, यह भी हमने बताया था। ये तो बाद में आके अंग्रेजों के कारण से हमने बहुत सी चीजों को छुपाना शुरू कर दिया, उनके कहने पर उन्होंने शर्म करना शुरू कर दिया। अभी मैं सूर्य मंदिर का फोटो देख रहा था, अस्थाना जी कोणार्क आप गए हो कभी, तो कितना दुख होता है कि हमारा कितना वैभवशाली सूर्य मंदिर था, और उस सूर्य मंदिर को उसको इसलिए तोड़ दिया गया कि वहां से जहाज जो यूरोप के निकलते थे, उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो रास्ता भटक जाते थे। इसलिए उस मंदिर के अंदर की एक रॉड जो थी वो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली, उसको निकाल दिया गया, और जो उसको निकाला, पूरा का पूरा मंदिर धड़धड़ा कर नीचे गिर पड़ा, वह टूटा खंडर पड़ा हुआ। दुख होता है इन अंग्रेजों ने, ये अंग्रेज किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं थे, न आज है न कल होंगे। हम श्रेष्ठ थे, हमने दुनिया को श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया। जब तुम नंगे घूमते थे तब हमने सभ्यता का पहला पाठ हमने पढ़ा है, तुम हमको मैनेजमेंट पढ़ाओगे। मैनेजमेंट कहां से चलता था? गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इसको समझिएगा। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक का मतलब क्या था? गौ का मतलब था गाय, लेकिन गाय का मतलब, गौ का मतलब गाय नहीं है, इसका मतलब है इकोनॉमी। घर में एक गाय होती, गाय से बछड़ा होगा, वो बछड़ा खेती में काम आएगा, और गाय का जो दूध निकलेगा उससे हम दूध बेचेंगे, घी निकालेंगे, घी से हम अपना पैसा लेंगे, पैसे से हम अपना घर और बीज खरीदेंगे, उससे कृषि होगी, कृषि करने के लिए बैल हमारा काम आएगा, उससे जो फसल पैदा होगी उसको हम बाजार में बेचेंगे, उससे जो धन आएगा उससे हमारा वैभव बढ़ेगा। और वो ज्ञान जो ब्राह्मण पढ़ाता है उसको संरक्षण देने का काम राजा करेगा, हम अपनी गाय को संरक्षण करेंगे। इसलिए गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के लिए कहा जाता था। ये दोनों हमारी जीवन के आधार थे। गौ मतलब इकोनॉमी और ब्राह्मण का मतलब नॉलेज। ब्राह्मण का मतलब जातिवाचक नहीं, लेकिन हम भूल गए, हमने सब चीजें धीरे धीरे बुला दी। तो ये इकोनॉमी वहां से चलती थी। रामायण के उन प्रसंगों पे आते हैं कि अब पहला मैनेजमेंट का सिद्धांत अगर आप देखें कि राम को पता चला कि ऐसा है कि रावण नाम का व्यक्ति उठा के ले गया, लेकिन इसको पता करने के लिए हनुमान को उन्होंने सबसे पहले चयन किया। अब ये टीम मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं? तो हनुमान को जब उन्होंने वहां खड़ा किया है तो हनुमान अपनी शक्तियों को भूला हुआ, उसको नहीं पता है। आपके पास जो एजेंट आता है उस एजेंट में से कौन एजेंट ज्यादा पावरफुल है, और ऐसे क्लाइंट किस व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति को छोटे काम के लिए आप भेज देंगे तो वो जहां पोटेंशियलिटी 45 करोड़ का बिजनेस लाने की है, वो वहां से वो कुछ लाख का बिजनेस लेके आएगा। तो आपको ये डिसीजन क्या लेना है कि हर एक एजेंट की पावर क्या है, उसके अंदर क्षमता क्या है। तो जामवंत ने हनुमान की उस क्षमता को पहचान कर कहा कि कौन करेगा ये काम, कौन करेगा। अंगद ने कहा मैं करूंगा। अंगद जवान है, जवानी के होश में उसको अनुभव नहीं है, लेकिन जामवंत को पता है कि इस व्यक्ति में एक क्षमता है। ये वानर वन में रहने वाला जो नर है हनुमान, ये बहुत जिम्मेदार है, लेकिन ये अपनी शक्ति को भूल चुका है। इसलिए वहां पर जामवंत ने हनुमान जी को वो वचन सुनाए और वो वहां से हनुमान जी जागृत हुए। यानी सिलेक्शन ऑफ ए पर्सन इज डिपेंड ऑन योर पर्सनल रीडिंग। सो व्हेनेवर यू वर्क विद योर एजेंट्स, ट्राई टू ट्रेस आउट द इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है ना? तो चलिए हम वापस आगे चैप्टर पर बढ़े। उससे पहले एक बार थोड़ा सा नींद उड़ाने का, क्योंकि रोटी खा के आए तो सबकी नींद लग रही होगी कहीं ना कहीं। चलिए, वैसे तो सभी जाग रहे हैं, फिर भी लेट्स स्टार्ट। ये रिदम है हो हा हा हा, हो हा हा 3 बार करना है और 2 बार वेरी गुड। ये लेट्स स्टार्ट। हा हो हा हा हा,
हो, ये वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सांस भरिए, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। पूरी सांस निकालनी है। फेफड़े में जितनी कालिक जमा है, अगर कोई स्मोकिंग करते हैं तो वो भी सब निकल जाएगी। रेडी, होल्ड इट, होल्ड इट। हो हा 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 हो। तो तीन बातें महत्वपूर्ण है, जो तीन इंपॉर्टेंट बातें। ताकत, ताकत, हर एक व्यक्ति की ताकत क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। ये इस एजेंट की ये ताकत है, इस एजेंट की कमजोरी ये है, और किसको पहले मैंने अपॉर्चुनिटी दी और उसने उसको एनकैश नहीं किया, तो इस बार अवसर किसको दिया जाना चाहिए। ये बात रामायण के सूत्र से पता चलती है। तो हमको कई बार कुछ चीजें आकलन करने के लिए, कई बार हम सोचते हैं जो जितना धंधा करके ला रहा अपने क्या है, अपने तो कागज में दिखना चाहिए। वो नहीं, उस व्यक्ति की परख है कि यार इसके अंदर पोटेंशियलिटी ज्यादा है, ये बहुत कुछ काम कर सकता है, इसको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा था। अभी मोहम्मद सिराज को 7 मैच तक नहीं खिलाया गया है? फिर जब खिलाया गया तो उसने क्या चमत्कार कर दिए। उस पोटेंशियलिटी को नहीं समझा, है ना। और जब समझ गए तो लोगों को पता पड़ गया, अरे यार इसको काश पहले खिलाया होगा। हाँ, तो हमको एज ए डीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर, आपको ये चीज आपको रीड करना आना चाहिए, ह्यूमन नेचर को। अगर आप ह्यूमन नेचर के बारे में नहीं जानेंगे तो आप एक कोरे बिजनेसमैन हो सकते हैं। यू कैन बी ए गुड डेवलपमेंट ऑफिसर, बट यू कैन नॉट बी ए गुड लीडर। लीडर इज वन हु क्रिएट्स अनदर लीडर। आप अस्थाना जी लीडर है, और अगर अस्थाना जी अपने साथ एक और व्यक्ति को तैयार नहीं करते हैं, ये तो इनको ये होना चाहिए मैं तो बैठा रहूंगा, मेरा बिजनेस, मेरे नीचे वाले 2 हैं, ये ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। ये अगर उठ के दूसरी 4 बातें ऑफिस की भी इनको देखनी पड़े तो फिर लीडरशिप नहीं हुई। और फिर ये हुई कि मैं हूं, बस मैं ही हूं। ये सोच बदलनी होगी। मेरे साथ मेरे 5 जो दूसरे लोग हैं, मेरा दूसरा डेवलपमेंट ऑफिसर भी उससे कनेक्शन ज्यादा अच्छे हैं, मेरा एजेंट उनके थ्रू अगर जाएगा तो ज्यादा अच्छे काम कर पाएगा। तो आप क्यों नहीं उससे रिक्वेस्ट करते कि सर आप मेरा एक काम करिए, आपका रिलेशन उससे बढ़िया है और मेरे एजेंट का उससे रिलेशन अच्छा है, आप उसको साथ लेकर जाएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बनिस्पत की मैं जाऊं, मैं आपके साथ आकर खड़ा हो सकता हूं। ये अगर जिस दिन आप करना सीख जाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करना सीख जाएंगे, एक जिसे कहते हैं ना कि कनेक्टिविटी पर बिठाना शुरू कर देंगे आपस में, तो आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है और संजय के पास एक आइडिया है, हम 2 आइडिया हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम साथ मिलकर खड़े होंगे तो हम 1 और 1 11 है, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ेगी। 2 लोग जब खड़े होंगे तो उनकी जो ताकत होगी वो 11 के समान होगी। आइडिया तो 2 ही हो सकते हैं, लेकिन ताकत उतनी, स्ट्रेंथ इतनी बढ़ेगी। तो हमको इन बातों को भी हमारे इस विषय में देखना चाहिए। अब विश्लेषण करने की जरूरत है। अब जैसे लंका पर हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने क्या विश्लेषण किया कि सबसे पहले देखा कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो देखा बड़े बड़े सिंहस्थ द्वार लगे हुए हैं, बहुत चारों तरफ राक्षसों का राज है, इतने बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, और कहीं भी अगर कोई भी ऊपर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो किधर से जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज देखी, वो क्या देखी कि एक घर है जहां पर दीपक जल रहा है और तुलसी की क्यारी नजर आ रही है, और जहां पर राम का नाम सुनाई दे रहा है, वो एक घर उनको नजर आया। यानी हम कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो कि यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन एक कहीं न कहीं गाइडिंग लाइट होगी जो जल रही होगी विभीषण के घर में। ये गलत सोच जो लोगों ने डेवलप करी ना, घर का भेदी लंका ढाए, ये गलत मुहावरा है, इसका उपयोग करना बंद करना चाहिए। घर का भेदी लंका ढाए का मतलब क्या गलत बात को हम पैरवी करने के लिए हम
चाहे वो किसी का भाई हो, तो क्या हम उस बात को एग्री करेंगे? क्या हम अपने घर में एग्री करेंगे कि नहीं हमारा भाई खराब हो तो भी हम उसकी पैरवी करेंगे? नहीं, वो मूल्य जो हमको सही लगते हैं, इसलिए इस मुहावरे को बोलना बंद कर देना चाहिए। घर का भेदी लंका नहीं ढह रहा। घर का व्यक्ति बुरे व्यक्ति को समाप्त करने में अच्छों का सहयोग दे रहा है। ये भाव से हनुमान जी और विभीषण का मिलन है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात है, तो कहीं ना कहीं उस गाइडिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए वो लाइट को ढूंढने की जरूरत है। और वो लाइट जब मिल जाती है तो पूरी लंका जलाई जा सकती है। आप समझे? जब एक पॉइंट पकड़ में आएगा तो पूरी लंका आप जला सकते हैं। इसी को हमने जो मैनेजमेंट की थ्योरी क्या कहलाती है, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आप लोग पढ़ते भी हैं। अब सुनियोजित ढंग से काम करना, इसके लिए मैं आपको क्या समझाऊं, आप खुद समझदार हैं। अगर चातुर्मास था, क्या आपको नहीं लगता कि राम इतने पावरफुल थे कि वो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सकते थे? इतने कमजोर तो नहीं थे, वो खुद ही अकेले पता लगा सकते थे और अकेले ही जा सकते थे। एक जो रामायण के अंदर का भाव है, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं कि एक रावण को नष्ट नहीं करना था, एक ऐसी परंपरा को नष्ट करना था जो इस पृथ्वी पर तांडव करने के साथ साथ पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी अराजकता के वातावरण को जो निर्मित किया गया था, उस सारी शक्तियों को क्षीण करने के लिए भगवान राम को उन सभी रास्तों से गुजरना पड़ा। और जिन जिन रास्तों से गुजरे, उन्होंने कमजोर का भी सहारा लिया। आपकी टीम में कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जो बहुत कम बिजनेस कर पाते हैं, वो मजबूरी में एजेंट्स बन गए होंगे, लेकिन आपने उनको निषाद राज की तरह साथ लेना पड़ेगा। आपने उनको केवट की तरह राम जी के साथ निभाना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा। आपको सबरी के घर भी जाना पड़ेगा और वहां जाकर उसके बैर भी खाने पड़ेंगे। आप में से कितने इतने लोग हैं जो उन कमजोर एजेंट्स के घर पर जाकर कभी चाय पी कर आते हैं? ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते। वो सोचते मेरे ऑफिस में आ जाएगा। और मैं अभी मस्ताना जी से कह रहा था कि ऑफिस में कभी भी क्रिएटिव थॉट्स, यू कैन नॉट जनरेट क्रिएटिव थॉट्स इन द डे टू डे ऑफिस अफेयर्स। इट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन यू इंटरेक्ट इनफॉर्मली, आप जाएंगे, कैसे हो भैया मोहन, आज तुम्हारे घर में चाय पीने आ रहा हूं शाम को, तुम्हारी मदर की तबीयत खराब है, मैं आता हूं, मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में बीमार है। आप वो सोचेगा, अरे मेरे डीओ बॉस मेरे घर आ रहे हैं, मेरे माँ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप सोचिए, वो आप उसको जो टारगेट देंगे ना, तो उस टारगेट को वो 4 गुना करके बताएगा जब आपने उसके पर्सनल रिलेशन, उसके व्यक्तिगत जीवन में उतरकर उसकी कमियों को, उसके दुख को, उसके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान जी जब दूत बनकर कम्युनिकेशन, ब्राह्मण का वेश भर के गए, जब ब्राह्मण का वेश भर के गए तो उन्होंने सोचा ये दोनों योद्धा हैं, ये मारने आ रहे हैं सुग्रीव को, बाली के भेजे हुए लग रहे हैं। लेकिन जब उसमें उन्होंने कम्युनिकेट किया, प्रॉपरली समझा, अरे ये तो वो नहीं है जो बाली को मारना है, ये तो अरे अयोध्या के राजकुमार हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। संवाद हुआ, उन दोनों को कंधे पर बिठाया और ऊपर लेके गए हनुमान जी। ये हम सबको पता है। और वहां किससे मित्रता कराई? जीव और ईश्वर की मित्रता बताई है। किसकी? सुग्रीव की और राम की। हनुमान मित्र नहीं है, हनुमान सेवक है। किसको किससे मिलाना है, ये समझ आप में होगी। और यह प्रबंधन का सूत्र अगर आपको समझ में आ जाए तो किन लोगों को जो कमजोर हैं उनको कौन सी कड़ी में जोड़ना है, ये आपको आना चाहिए। इसी में एक प्रसंग आगे आता है, अग्नि को जलाया उन्होंने। हाँ, अग्नि को जलाकर और सुग्रीव को और राम जी की मित्रता का पवित्र बंधन बांधा है। वहां से शुरू होती है अग्नि को साक्षी मानकर। ये अग्नि को साक्षी मानना कहां से शुरू हुआ? वहां से शुरू। उसके बाद एक प्रसंग आता है
कि सुग्रीव के साथ तारा का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, अगर तारा को विधवा बना देंगे तो उनका बेटा फिर वो हमेशा लड़ता रहेगा, ये राज बिखर जाएगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। इस राज को एक रखने के लिए तारा को उससे ये कहना पड़ेगा कि तुझे सुग्रीव का वर्ण करना पड़ेगा। हमने भले ही तेरे पति को मारा है क्योंकि वो गलत राह पर था, लेकिन तुम्हें इसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो भगवान राम ने तारा का संबंध सुग्रीव से कराकर राज के दो टुकड़े होने से बचा लिया। ये मैनेजमेंट का सूत्र है। और जब सुग्रीव ने काम नहीं किया तो लक्ष्मण को भेजा है, और लक्ष्मण कहां जाकर बैठते हैं? ये रामायण में बड़ा अजीब प्रसंग है अस्थाना साहब। वहां लक्ष्मण जाकर पलंग पर बैठते हैं। अब पढ़ने में तो यही आएगा कि पलंग पर जाके बैठ गए। कोई किसी के बेडरूम में पलंग पर जाकर कोई बैठता है? आप कहेंगे कोई नहीं बैठता, सब ड्राइंग रूम में बैठते हैं। हाँ, डाइनिंग हॉल में भी हम बहुत रेयर, जो बहुत क्लोज हो उसको बिठाते हैं, है ना। तो वहां क्यों बिठाया? ये भी डिप्लोमेटिक। पलंग यानी काम का प्रतीक है, और सुग्रीव तू काम में इतना रत हो गया तो अब लक्ष्मण इस पलंग पर बैठा है, यानी कि शेष नाग यहां पर आकर बैठा है जो तुझे डसलेगा। लक्ष्मण शेषा अवतार है, ये संकेत है। इफ यू डू सच थिंग्स देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन योर लाइफ। ये काम के अधीन होकर तुम ग्रस्त हो जाओगे तो ये सांप तुमको डसेगा ही डसेगा। यह प्रबंधन के सूत्र जिनको रामायण से निकालने की जरूरत है। ऐसे अनेक सूत्र हैं, अनेक, ढेरों ढेर। ये मैं बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे संबंध, मैंने वही बात बोली। आप अगर अच्छे रिलेशनशिप अगर बनाना चाहते हैं, उन रिलेशनशिप को आप अगर आगे बढ़ाएंगे, आप उनसे जुड़ेंगे, आप उसके परिवार, अरे कभी यूं ही पूछ लीजिए तेरे परिवार में कौन कौन है? मेरा भाई है सर। अच्छा, तेरे घर में 2 बहनें भी है, उनकी शादी हो गई क्या? अच्छा, शादी नहीं हुई तो तेरी लाइबिलिटी है कि तेरे पापा कराएंगे? नहीं सर, मैं कराऊंगा। अच्छा, तो फिर तेरे को शादी करानी तो भाई तेरे को तो मैं अच्छा बिजनेस दिलाता हूँ, 18-20 लिस्ट है मेरे पास, जिन लोगों के पास तू सीधा कांटेक्ट कर सकता है। आपने कभी ये कांटेक्ट करने की कोशिश की? कनेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनल टच, सीधा सीधा। आप उसके परिवार में जब तक घुसपैठ नहीं करेंगे, आपकी रिलेशनशिप, आप बॉस नहीं है। डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज ए बॉस। यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and a specific role you have to play. Don't think that you are superior and they are inferior. They are not inferior. मैं अभी एक बात बता रहा था अस्थाना जी को, अस्थाना जी ने भी खुद अप्रिशिएट की इस बात को। गत दिनों नहीं, अभी परसों ही हमारे अपने संस्थान में हमने बसंत पंचमी पे सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, पियोन, सभी को, हमारे संस्थान के सभी बच्चों के साथ बैठकर भोजन कराया, और उन सबको हमने उनका परिचय कराते हुए उनको उपरना पहनाया, एक एक गिफ्ट दिया, और उनको उन बच्चों के साथ एक एक गोले में एक एक जने को बिठा के भोजन करवाया। आंसू आ गए उनके, गदगद हो गए, रोने लगे कि हमको इतना प्रेम हमारे बच्चे भी नहीं देते। क्या किया? ह्यूमन टच। आपके अपने वर्क में आपने कितना ह्यूमन टच दिया? राम जी ह्यूमन टच कब करते हैं? अंगद को समझाते हुए ह्यूमन टच देते हैं। राम जी चाहते तो तुरंत वध कर सकते थे, लेकिन किसको बनाया एम्बेसडर? किसको प्रायोरिटी देनी? अंगद को भेजा, फिर दूत बनाकर कि ये जाएगा, उसको भी गर्व की अनुभूति होगी, मैं राम काज में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, एक गैलरी का भी इन्वॉल्वमेंट। आपने देखा, हाँ, गैलरी भी एक पानी ले जाकर इधर से उधर कर रही है, राम जी देख रही है क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, कि मैं भी पानी सुखाने की कोशिश कर रही हूं। तो भगवान राम ने कहा कि तू छोटी सी जीव और तेरे इससे पानी सूख जाएगा क्या? लेकिन उसने कहा कि जितना भी सूखेगा, गई डुबकी लगा के पानी ले, इतना तो कम होगा। भगवान राम प्रसन्न हुए और कहते हैं उस पर हाथ फिराए, तब से उन पर 3 धारियों के निशान मिले। लेकिन जब समय से ज्यादा
हम कभी चीज को समझते नहीं है। तो हमको काम क्या दिया गया है? आपको काम दिया गया कि ये काम आपको करना है, बिजनेस, ये नया प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है और इसके अंदर ये काम करना है। आप उस प्रोडक्ट पर चिंता न करके आप दूसरी बातों में लगे रहते हैं। आपने कहा सर मैंने तो इतना बढ़िया वहां पर अच्छा मंदिर में इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था, तो वो अरेंजमेंट तो एक्स्ट्रा वर्क है आपका। दैट इज नॉट योर ओरिजिनल वर्क। आपको काम क्या करना है? आपको बिजनेस लाके देना है। वो आपने दिया कि नहीं दिया? वो दिया तो वो एड ऑन है। बिजनेस दिया और उसके बाद आपने उस मंदिर की सारी गतिविधियों में बहुत सहयोग किया, वो एड ऑन है। लेकिन बिजनेस आपने जीरो दिया, वहां खूब सारा काम किया और अस्थाना जी को बोला अरे सर आपने क्या समझा मेरे को, मैं जो इतना वहां मंदिर के सारे कार्यक्रम में इतनी हेल्प करी और आप मेरे को बिल्कुल नाम भी नहीं लेते। अरे भाई तेरा मूल काम क्या है? लेसन फ्रॉम रामायण। हनुमान जी को जब ये बोला गया सीता की खोज करनी है और जब रावण ने दूत के साथ अपमान किया और उसकी पूंछ पर आग लगाई तो हनुमान जी ने लंका जला दी। लंका जला दी और जलाने के बाद जब बैठे तब उनको अफसोस हुआ कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि सीता मैया भी जल जाएगी इसमें। लंका जलाई तो लंका में ही तो सीता मैया है। दुखी हुए बहुत कि मुझे ये काम नहीं करना था। I was not assigned to do this work। चाहते तो सीता मैया को उठा के ले आते, लेकिन उनको यह काम नहीं दिया था इसलिए वो नहीं लाया, उनका पता लगाने भेजा था। लेकिन लंका जला दी। ऐसा कहते हैं कि लंका जलाई और पूंछ बुझाई जब समंदर में और पूंछ पे हाथ फिराकर अपना मुंह वहां देखा तो कहते हैं वो मुंह काला हो गया। जो काम तुम्हें नहीं करना था तुमने किया, इसलिए वानरों का मुंह काला हुआ। तो जो स्पेसिफिक बातें हैं, अंदरूनी की बातें हैं, उनको समझने की जरूरत है। और यही मैनेजमेंट के तीक्ष्ण सूत्र हैं जिनको हम समझते नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। फिर छोटे लोगों को, आपको पता है एक रामायण में एक प्रसंग आता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मंथरा उन कैकेयी के साथ थी और वो अपने घर से आई थी तो उसने कहा कि तुमने भरत को राज देना चाहिए, तुमने ये समझा ही नहीं है। असल बात ये नहीं थी। असल बात क्या थी कि जब राम का राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो कौशल्या ने सबको वस्तुएं बांटी, किसी को जेवर दिए, किसी को साड़ी दी। मंथरा वहां बार बार घूम रही थी, उसको कुछ नहीं दिया। बस उसको ये बात चुभ गई कि सबको सब दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। उसने उसका बदला लेने के लिए कैकेयी ने जो मंथरा ने जो कैकेयी को भरा है उसका परिणाम ये हुआ है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष राम जाकर कहते हैं कि माता तुम अगर मेरे लिए तुम ये 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगोगी। कितना बड़ा सैक्रिफाइस आप समझना, मैं बता रहा हूं ये बात कि अगर तुम 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगोगी मां तो मैं राक्षसों का वध नहीं कर पाऊंगा और मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन भर इस कलंक को तुमको धोना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं अकेले में कि मां तुमको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। जीवन में कितना बड़ा सैक्रिफाइस कैकेयी ने किया ये हमको नहीं दिखता है। कई बार काम करने वालों के बीच में हमको लगता है कि ये बड़ा दुष्ट आदमी, ये इस तरह का काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का भाव दूसरा होता है। इसको समझने की जरूरत है और वो समझेगा जो ऊंचे पद पर है। जो जितना ऊंचा है उसको उतना गहरा होना पड़ेगा, छिछला नहीं होना पड़ेगा। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य वो है जो अंदर है। उस अंदर के गहरे सत्य को समझने की आवश्यकता है। आइए प्रबंधन पर और आगे बढ़ते हैं, मेरे पास समय है वैसे तो। अब रावण के बारे में, रावण क्यों है? कई बार हमको ये लगता है कि मैं बहुत काम करता हूं, मेरे बारे में ये अस्थाना जी कभी बोलते नहीं है। मैं ये जो मैं का भाव है, आप करने वाले कौन हो? आपके खाते में तो आपके डीओस के अकाउंट आते हैं, आपके एजेंट्स के, सॉरी, है ना, एजेंट्स जो करते हैं आपके खाते में दिखते हैं, क्योंकि वो जो काम करेंगे वो आपके नाम चढ़ेंगे।
तो आपने कभी उनको अहमियत दी कि ये इंपॉर्टेंट आदमी है, ये यहाँ LIC वाले मुझे कभी सम्मान करे ना करे, एक दिन चाय पे मेरे घर आएंगे सब एजेंट्स, इनफॉर्मल मीट करेंगे और एक छोटा टोकन बना लीजिए कि यार मेरी इच्छा है तुम सब लोग आओ मेरे घर, LIC करे ना करे, तुम मेरे लिए काम करो, मेरी तरफ से मैं सम्मान करूंगा, नए साल पर मेरी ओर से तुमको ये गिफ्ट और चाय मेरे घर पिएंगे। आप रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन तो करिए। तरीके बहुत हो सकते हैं, मेरे एजेंट्स से भी ये बात करी। आप इनफॉर्मली कितना मिलते हैं, फॉर्मली आप सामान्य मीटिंगों में तो बहुत सारी बातें कर लेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेशन तक ठीक है, लेकिन क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने के लिए इनफॉर्मली मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी। टिफिन, सुधा मूर्ति क्या कहती है इन्फोसिस की, मेरे कंपनी की सबसे बड़ी जान क्या है? टिफिन बॉक्स। मैं जाती हूं, टिफिन ले जाती हूं, उनके साथ खाती हूं, फिर वो जो बनाते वो मेरे घर लेके आती हूं, टिफिन बॉक्स। तो ये उस टिफिन बॉक्स के मैनेजमेंट को भी समझने की जरूरत है। आप करिए, एक साल में एक बार ही एक्सपेरिमेंट करिए। कोई जरूरी 5 स्टार होटल में करें, कोई जरूरी नहीं किसी बड़े रेस्टोरेंट में करें, अरे किसी पार्क में करिए, सब खाना लेके आएंगे। कैसे टीम बिल्डिंग कैसे होती है? अस्थाना जी, दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इन द हिस्ट्री इंडियन मैथोलॉजी। सब गोवर्धन को धराएंगे। मैंने सवेरे उदाहरण दिया था, ये इंद्र क्या है? इंद्र नाम का व्यक्ति कौन है? जब भी कोई बात होती इंद्र टपक पड़ता है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। अरे यार, तुम तपस्या कर रहे हो, सिंहासन इंद्र का डोल रहा है। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, सिंहासन इंद्र का डोल रहा है। हाँ, तो हर बार ये इंद्र कहां से आ जाते हैं? कभी सोचा आपने ये इंद्र कौन है? और ये उर्वशी और मेनका क्या है? ये आपकी हर एक की अपनी है। वो कह रहे हाँ है, आपके दो है, मतलब आपकी उर्वशी और मेनका आपकी है। ये इंद्र का सिंहासन का मतलब ये कि जब हम कर्म करते हैं, तप करते हैं, जब हम तप और कर्म करते हैं, तब हमारी इंद्रियां उसका विरोध करना शुरू करती है। मन करता है गुलाब जामुन खाऊं, इंद्रियां कह रही खाऊं, जिह्वा कह रही कि खा, डायबिटीज कह रही मत खा। तो इंद्र कह रहा है कि इंद्र का सिंहासन का डोल रहा है, इंद्र तो कह रहा है खा, और हम कह रहे हैं कि मत खा। जब मत खा कह रहे हैं तो इंद्र का सिंहासन डोला। भैया खा क्यों नहीं रहा है यार? ये खा लेगा तो ठीक हो जाएगा, खा नहीं रहा है। यानी उर का मतलब हृदय, हाँ, मेनका का मतलब उर, मेनका मन और मस्तिष्क है। ये है, ये अगर हमारे कंट्रोल में रहेंगे तो इंद्र का सिंहासन नहीं डोलेगा, है ना। ये बातें गहरी समझने की। जब गोवर्धन को जब कहा कि इसको धराओ भोग, इंद्र क्या होता है? अब वो इंद्र का मतलब इंद्रियां है। इसको धराओ भोग, यानी तुम जब मेहनत करोगे, थोड़ा परिश्रम करोगे, पहाड़ चढ़ोगे, इसको भोग लगाओगे तो इसको पचा भी पाओगे। गोवर्धन को चढ़ाने का मतलब ये है। अब जब गोवर्धन को ही चढ़ाना है, अन्नकूटी करना है, सब जने लाएंगे, कल पिकनिक करेंगे, सब जने तैयार हो गए कि कल कृष्ण के साथ भोजन है। तो सबने सोच लिया कि भोजन करना है। एक गरीब बालक था, उसने कहा कि यार मैं क्या ले जाऊं? कोई हलवा लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई सब्जी लाया, कोई क्या लाया। उसकी मां ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, छाछ पड़ी है, तो उसमें बेसन घोल के कड़ी बना के दे दी। अब सब जने जब खाने के लिए बैठे तो सबने अपना अपना पॉट लंच सिस्टम सबने शेयर किया। वो अलग जाके बैठ गया। वो इसलिए बैठा, उसको शर्म आ रही थी कि मैं तो कड़ी लेके आया हूं, और मैं अगर कड़ी खाऊं, मैं वहां रखूंगा तो ये सब मेरी मजाक बनाएंगे। तो कृष्ण ने उस गोप को बुलाया, इधर आओ, तुम क्या लाए हो? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा, मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया। कहा किसी को मत देना। ये कैसे कहे? माँ ने ऐसा नहीं बोला,
लेकिन मेरी परिवार की इंसल्ट होगी ये सोच के उसने नहीं दिया। फिर लाके बैठा, कृष्ण ने उसकी जबरदस्ती कड़ी को छीना, वहां खाया और खाकर जो पहला भोग खुद कृष्ण ने उठा के मुंह से लगाया, कहा कि कितनी अच्छी कड़ी बनी है, कितनी अच्छी कड़ी बनी है। वो दिन से आज का दिन श्रीनाथ जी को कड़ी का भोग पहले लगता है। वो दिन का आज तक वो परंपरा चल रही है। वो कम्युनिटी लंच का सिस्टम, हमारे रिलेशंस का टीम बिल्डिंग की बात, इसको कहां पड़ी है टीम बिल्डिंग के लिए, करो वो करो। कृष्ण से सीख लीजिए टीम बिल्डिंग। हाँ, सारे को इकट्ठा करके एक के ऊपर एक चढ़ के माखन चुरा लेते हैं। हाँ, टीम बिल्डिंग है करी, एक के ऊपर एक चढ़ गए, माखन चुरा लिया, ये भी टीम बिल्डिंग है। ठीक है, उन लीलाओं की बात है। निंदक नेरे राखी है, निंदा रावण नहीं सुनता था। जो अपनी निंदा नहीं सुनता वो रावण है। आपकी कमजोरियां क्या है? अगर अस्थाना जी अकेले में बुलाकर आपको कमरे में बताते कि यार गुरुदेव आपकी ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करिए ना, आपने पिछले 4 महीने से अभी तक आपका ग्राफिकली जो है ना डाउनवर्ड्स ज्यादा है, अपवर्ड नहीं जा रहा है, तो आपको सुनना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। सर आप बताएं क्या समस्या है, मुझे भी जानने की इच्छा है। रावण निंदक नेरे नहीं रखता था, इसलिए उतना अहंकार रहा, शिव भक्त होने के बावजूद भी उसको मरना पड़ा, क्योंकि उसने अपने माल्यवान नाना की भी बात नहीं सुनी, विभीषण की बात नहीं सुनी, हनुमान की नहीं सुनी, अपनी पत्नी की भी नहीं सुनी। इसलिए हम इस अहंकार में न रहें, हमारे अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात को जरूर सुनिए। एक तू क्या जानता है साले, हट, मेरे को समझा रहा है बड़ा, सुनिए, गलत भी बोल रहा है तो सुनिए, क्या विचार रखता है आपके बारे में सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए, उसके बाद तुरंत जवाब मत दीजिए, मौका जब आए तब जवाब। विभीषण का अपमान रावण ने किया था, हमको सबको पता है, लेकिन उसका राज्याभिषेक हुआ, वो भी रिएक्शन करता तो शायद मारा जाता, वो अपमान सहता गया, और जब विजयी राम की हुई तो राम ने उसके राज्य को नहीं छीना, राज तिलक विभीषण का किया। यह भी सिद्धांत है कि श्रेय हर समय खुद लेने की कोशिश में मत रहिए, हमेशा दूसरों को आगे करिए, वो प्रेय वैसे ही हो जाएगा। अगर श्रेय देना सीख गए दूसरों को तो प्रेय वैसे ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक बार और हो जाए, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी अपनी ग्लास उठाइए पानी की। हाँ, रेडी? यस, ये रेडी? ये हो हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड। एक टीम लीडर को बहुत सारे लीडर्स बनाने चाहिए, है ना, कोशिश करनी चाहिए कि वो और लीडर जेनरेट करे, मेरे जैसा मेरा क्लोन और हो, मैं हूं मेरे बाद कोई ना हो। हाँ, हमारे देश में कुछ ये परंपरा इन दिनों कुछ ज्यादा चल रही है कि मैं हूं तो बस मैं ही हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि मैं हूं तो मेरे बाद 10 लीडर और बनने चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए, ये सब आपको करना चाहिए। इसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूं, ये सारी ब्रांड से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, अब कैसे? ब्रांड से बड़ा कुछ नहीं होता। आप सबको पता है कि राम नाम लेके पत्थर पे लिख रहे तेरा, राम जी ने कहा यार ये काम जोरदार है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक नाम पत्थर उठाया, धीरे से फेंक दिया, वो तो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे,
अब राम जी भी संकोच में आ गए, यार गड़बड़ हो गई है, साला मेरे नाम से पत्थर दे रहा है। फिर एक और उठा के देखे, धीरे से सरका के देखा, वो भी डुबुक। अब हनुमान जी पास आए, क्या हुआ प्रभु, क्या कुछ समस्या है? तो धीरे से बोला, अरे हनुमान, सब तेरे वानर मेरे नाम लिखकर पत्थर तेरा रहे, और मैं तो एक पत्थर दो छोड़े दोनों डूब गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चमत्कार है। उसने कहा कि प्रभु, जिसका जो राम के नाम से तैर जाता है वो तो तैर ही जाता है, लेकिन जो राम के हाथ से ही छूट गया वो तो डूब ही जाएगा ना। जो राम के हाथ से ही छूट गया वो तो डूब ही जाएगा, इसलिए डूब रहा है। रावण ने भी कहा, ये तो बड़ी कला है, मैं भी देखूं। मंदोदरी को कहा, मैं भी तैरा सकता हूं, इसमें बड़ी क्या बात है। उसने भी ले जाया एक पत्थर और तैरा दिया, देखा तैर गया। तो सब दरबारी भी खुश हो गए, देखो महाराजा रावण की जय हो। मंदोदरी पास आई, उसने कहा, इन सबको जाने दो, अब बताओ असल बात क्या है। अरे कैसी बात कर रही है? अरे मैंने भी उस पर राम ही लिखा था, मैंने भी उस पर राम ही लिखा था। जब LIC है तो दूसरा क्यों? ब्रांड, ब्रांड सबसे बड़ी चीज है, ब्रांड बड़ी चीज है। तो दूसरी क्यों? मैं सवेरे उदाहरण दिया था कि एक एड आता है टीवी में, वो इतनी सी खापड़ सी औरत बैठी हुई है और वो बोलती, तुम तस्वीर लगी हुई, माला टंगी हुई, तुम तो बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, मेडिकल, तुम तो कुछ करके नहीं गए, सब मेरे ऊपर छोड़ गए, पॉलिसी बाजार। वो ऐड आता है, मैं उसको रिमोट से मैं कहता हूँ इस खापड़ को नहीं देखा, हटाओ उसको। हाँ, एक ब्रांड, एक ऐड आता है जिसमें एक लड़की की शादी हो रही है, एक विधवा पुष्प फेंक रही है, फिर वो देख रही है, एक फ्लैशबैक में एक सीन चल रहा है, वो लड़की बच्ची अपने बाप के साथ खेल रही है और इधर वो फेरे चल रहे हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये LIC, ये LIC, ये क्रिएटिव जीनियसनेस जिसे बोलते हैं, यही उस चीज को पकड़ा उन्होंने, कितने सालों से पकड़ा होगा। और एक वो ऐड है पॉलिसी बजा के, इतने थर्ड क्लास ऐड है कि वो आदमी अगर किसी को ये, आप भी आपके एजेंट अगर किसी को जाके बोले, नमस्कार भाभी जी, अगर भाई साहब परसों मर जाते हैं तो इनको 10 लाख रुपए तो आपको इमीडिएट यहीं मिल जाएंगे, वो कि तू बाहर निकल यहाँ से, भाई साहब को परसों मार रहा है, तू शर्म नहीं आ रही तेरे को? है कहने का तरीका क्या है तो कटु सत्य, लेकिन कहने का तरीका होना चाहिए कि काणी भाभी दूध पिला देगी, पियो देवर जी मूत। अब काणी भाभी को तुम ये काढ़ा कहोगे कि काणी भाभी दूध पिला दे कि पियो देवर जी मूत, और काणी को अगर यूं बोलो को प्यारी भाभी पानी पिला दे तो वो कहेगी पियो देवर जी दूध। हाँ, पियो देवर जी दूध। तो कहने का तरीका है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने ब्रांड के बारे में, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो, है ना। इसलिए ये सब संभव है और आपके माध्यम से ये मैं प्रसंग ले चुका। संगठन का नाम LIC, हाँ, जैसे राम अपने आप में आज तक जिंदा है, राम नहीं है लेकिन राम का नाम जिंदा है, हाँ। और कम्युनिकेट, ये भी मैं समझा चुका हूं, टीम का विश्वास बता चुका हूं, वानर सेना के बारे में। अब वानर सेना क्यों थी, अब किस परिस्थिति में कैसे काम कर, हाँ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। राम जी क्यों नहीं आदमियों की सेना ले गए लंका? अगर ले जाते तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, है ना, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मंदिर ले गए तो कहां सोएंगे? पेड़ों पर। क्या खाएंगे? पेड़ पत्ते, फल फूल, है ना। तो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, इसलिए आदमी नहीं लेके गए,
वानरों को ले गए कि चलो भैया कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है मैनेजमेंट कि जहां पर जिसको ले जाना है उसको ही ले जाना है। चाहते तो वो भी बहुत सारे दूसरे लोग ले जा सकते थे, लेकिन नहीं ले गए। अयोध्या की सेना नहीं लेके गए। हाँ, उसको निषाद राज को कहा तू भील ला, वो भी नहीं लिया उन्होंने। केवल वानर लिए कि कहीं भी सो जाएंगे, पहाड़ों पर सो जाएंगे, पेड़ों पर सो जाएंगे, फूल पत्ते खा लेंगे, अपना काम निकल जाएगा, पत्थर उठाएंगे, देव मारेंगे, हो गया युद्ध। रथ भी नहीं लिया। रावण ने जब उनको चुनौती दी थी तब भगवान ने उस रथों के बारे में, तुलसीदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि क्या है रथ। ये जीवन रूपी रथ में मेरे ये 2 पहिए हैं, ये भुजाएं मेरे वो पहिए जिससे मैं आगे चलता हूं, और ये दिमाग मेरा शस्त्र है जिसके माध्यम से मैं तेरा अंत कर सकता हूं। यानी ये जीवन अपने आप में संपूर्ण रथ है। यही तो लड़ाई है। और जहां पर युद्ध ना हो वो मन है, इसलिए इस मन को अयोध्या कहा है। ये अयोध्या मन है। यहां कोई अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए, यहां कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। इसलिए हंसते ठहाके लगाते रहना चाहिए। हो हा 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 हा, हो वेरी गुड वेरी गुड। अपने उत्तराधिकारी तैयार करिए। हाँ, मैं डीओ हूं, मेरे पीछे मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, ये चिंता LIC तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपके इन जो मेरे जो एजेंट्स हैं, मेरे रिटायरमेंट के बाद कौन इनको संभालेंगे, इसकी भी जानकारी, इसकी भी शेयरिंग आप अपने बॉसेस से करते रहना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा लंबा खींचने की बजाय मैं चाहूंगा कि उपभोक्ता की जरूरतों को समझना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो मुझे लगता है। वो रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, वो क्या सोचता है। कोई चलकर पॉलिसी लेने नहीं आता है, हम हर को उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि उसके जीवन की आवश्यकता क्या है। पॉलिसी बेचना नहीं है, तेरी आवश्यकता क्या है। तेरे को कल मकान बनाना है तो इस पे लोन मिल सकता है, तेरी छोरी की शादी करनी तो इस पे भी लोन मिल सकता है, तेरे बच्चे की पढ़ाई करनी तो इसके लिए ये पॉलिसी लेने पर ये हो सकता है। ये चीजें भी आपको समय समय पर उपभोक्ताओं को समझाना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर राम राज्य की अवधारणा पूरी होगी। राम जी बैठ तो गए हैं मंदिर में, लेकिन हमको विश्व गुरु बनना है, हमको लीडर नहीं बनना है। मैंने सवेरे के मैनेजमेंट में कहा था, गुरु का मतलब ही यही है कि जो अपने गुरुतर दायित्व को लेकर सभी को साथ लेकर आगे चलाए। यही सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। चूंकि मैंने 1 घंटे का समय मांगा था और मैंने 1 घंटे के समय में बहुत कुछ बातें बाकी रह गई है, लेकिन वो फिर कभी करेंगे। आज मैं समझता हूँ महाभारत का जो मेरा एक पूरा प्रेजेंटेशन है मैंने सेव करके रखा है, क्योंकि अगली बार भी तो मुझे आना है और आपसे बात करनी, तो अगली बार मैं महाभारत पे चर्चा करूंगा। आज मैंने रामायण के कुछ ऐसे सूत्र आपके बीच में रखे, सनातन संस्कृति के उन आधारशिलाओं का आपके बीच में रखा। मंदिर की घंटियां क्यों बजानी चाहिए, जब घंटी बजती है तो तंद्रा टूटती है, तंद्रा टूटती है तो विचारों की श्रृंखला टूटती है, और जो विचारों की श्रृंखला टूटती है तो आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होने के लिए बाहर नारियल फोड़ना पड़ता है, यानी अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आना पड़ता है। तो जब भी आप ऑफिस में घुसे तो बाहर नारियल फोड़कर आए, फिर अस्थाना जी के चेंबर में घुसे, आपका अहंकार बाहर होगा तो आप आगे से आगे उन चीजों के दर्शन कर सकोगे। आपके अंदर बैठे हुए राम को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस करेंगे। देखिए ऊर्जावान हो गए कि नहीं वापस आप? हाँ? अरे मैं लास्ट में यही कराने वाला हूँ। मेरे भाषण तो तुम सब भूल जाओगे, लास्ट में मुझे यही याद रखोगे। हो हा हो हा। वेरी गुड ये करिए। हो हा हो हा। वेरी गुड ये वेरी गुड। देखो अब एक भी नहीं सो रहा है, वैसे तो कोई नहीं सो रहा है, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से
एक साथ जोर से उठेंगे कि आ रहा है कि आ रहा है मोदी जी स्टाइल में, हाँ। तो वो स्टाइल मैं नहीं पकड़ूंगा, मेरी अपनी स्टाइल है। एंजॉय द प्रेजेंटेशन। एक पुल पर नहीं तो कार में बैठते ऐसे उधर सीधे साहब है, हंस कैसे सकते हैं? इधर जाए ऑफिस, हंस के बोलेंगे भाई ऑफिस है, जेल थोड़ी जा रहा है। भाड़ा ऐसे मारेंगे, हाँ क्या है? अरे ऐसे ही तो देख रहा हूँ, ऐसे क्या देख रहा है? अरे तो अच्छा है इसलिए देख रहा हूँ यार। अरे टेक योर कार। Very good, very good, very good, very good. Thank you very much. Very good, very good. Yeah. Very good, very good. चलिए पूरी लाफ्टर रेडी है। वैसे ये सब प्रयोग खड़े होके करने के, लेकिन अभी यहाँ जगह कम है तो चलिए पूरी लाफ्टर रेडी। मारना नहीं किसी को, हम देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं ये योग है, इसमें आपके लंग की कैपेसिटी को हम एनालाइज करते हैं। आप सांस भर के कितनी देर तक छोड़ रहे हैं, इससे आपकी एक्सरसाइज हो रही है। ये केवल लाफ्टर शो नहीं है, ये लाफ्टर योगा है। सांस भरिए, फिर भरिए, फिर भरिए, तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। I myself converted and initiated my own style, that is a Medela. Medela is basically a meditation plus laughter. My laughter is a fake, and when you see my fake laughter, yours will become a real. And when you laugh really, then my laughter will become the real. Fake it until you make it. So this is a very scientific approach to become healthy and to develop your own lung capacity, strengthen your lung capacity. You have seen my laughter, and that ends even when you stop. My laughter was going on. So this is a very scientific approach, and you can even do it in your, whenever you start working in the morning at 10 a.m., when you come together, let's have a session for 5 minutes and then go to your places. Not many management companies are doing this, and due to not many stress, they are introducing laughter yoga in their day-to-day management practices. So this is equally important. So let's stand up for a new session of laughter yoga, and it is a unique. So do it wholeheartedly. Don't do it because I am instructing you. Do it by heart. ठीक है, दिल से करिए यार। ऐसा पागलपंती का मौका कहाँ मिलेगा? ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? तो इसलिए ये मौका है, जी भर के जी लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ईगो है, मैं क्यों जाऊं, मैं ऐसा क्यों करूं, उन्होंने मुझे बार बार क्यों बुलाया, वो मुझे हर बार मुझे क्यों बुलाते, कभी वो भी तो यहाँ चक्कर लगाए, यहाँ आ सकते हैं। ईगो रहता है ना। तो इस हमारी सारी प्रॉब्लम्स क्या ईगो की। यार वो दोस्त बड़ा गड़बड़ है, पर्सनल रिलेशन में भी मैं उसको क्यों फोन करूं, हमारी इच्छा होती है मैं फोन करूं, एक मन कहता करूं, दूसरा मन कहता मैं क्यों करूं, वो करेगा मुझे,
है ना। तो ये जो द्वंद है, इसके पीछे जो है हमारा ईगो है। क्यों नहीं यार, वो नहीं यार, तुम चले जाओ ना, छोटे थोड़ी हो जाओगे, वो रोने लग जाएगा, अरे यार तू मेरे घर आया आज, बहुत खुशी हुई। देखो कितना मजा आता है, आपको भी लगेगा अरे सरल बनिए, सरल बनिए, सरल बनिए, है ना, सरल बनिए, सरल बनिए। ईगो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। हाँ, आप गलाइए, रेडी? यस, पहले वही रेगुलर स्टेप, हो एक दूसरे के ये पितरों को किससे लगा? ये अहंकार, अहंकार, कि तुम्हारा ये जो अहंकार है, ये जो अहंकार है, देखो हम चले गए, तुम भी एक दिन जाने, इसलिए पितरों को ऐसे तिलक लगा। ये अहंकार की सूचना, ईगो बस ऐसे इसको फिर यहाँ ले जाके यहाँ मारना है, दो, एक, दो और तीसरे में यहाँ मारना है। लेट्स स्टार्ट। जनरेट स्टार्ट करना है ना। इसमें क्या होता है कि ये जैसे मैंने किया तो वीरभद्रासन अपने आप हो रहा है, जिनके फ्रोजन शोल्डर उनको पता ही नहीं पड़ता, दर्द गायब होता है ना। तो ये अपनी पोजीशन, ये बॉक्सर की तरह, रेडी? चुपचाप सेकंड मास्टर की से ताला खोल के चुपचाप, ताकि पूछे तो बता देंगे आप, तो आधे घंटे पहले आ गया था। हाँ, तो बीवी से अब डर देगा नहीं, है ना। और कैसे फेस करना है, लेट्स स्टार्ट। अब वो सामने आ गए और हम लेट हैं, आप लेट हो गए। कोई दुनिया की कोई ताकत उसको बिगाड़ नहीं पाती। एक तो माँ बाप की शिक्षा शुरू में, जैसे आपने अपने पिताजी को बताया, मेरे पिताजी थी, और उसके बाद मतलब हमको हर चीज़ लेने में जो है 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता था, वो भी माँ के थ्रू जाना पड़ा। हाँ, उसके बाद भी कभी माँ के थ्रू, कभी फिर बुआ के थ्रू, किसी तरीके से करके भी उसमें मतलब जो इच्छा है उतनी नहीं मिलती थी, थोड़ा कमी रखते थे। मैंने भी एक विकलांगों के ऊपर यहाँ पे रैम बनवाई, उसका इनोवेशन कर
तो उसमें हमने ये बात बोली कि कुछ चीज़ें मैं आपसे बड़ा प्रेरणा लेकर रहता हूँ मैं। हमने कहा कि विकलांगों के बारे में क्या बोला जाए, अचानक खड़ा कर दिया कि बोलिए। तो हमने कहा देखिए विकलांगता जो है ना, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये शक्ति है, एक तरीके की शक्ति है। जीवन में अगर किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा तो आप प्रयास नहीं करोगे कुछ पाने के लिए, और ये जीवन में अगर अभाव होता है तो आप प्रयास करते हो कुछ और पाने के लिए।